अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मेरा नाम है वहाब और मैं आपकी भेजी हुई स्टोरीज नरेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा वाक़या है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर मेल कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का वो हिस्सा बन सके। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या मार्च 2022 का है, जब स्प्रिंग छुट्टियों का वक्त था। मैं उस वक्त अपने कॉलेज के दूसरे साल में था। मैं और मेरे दोस्तों हम टोटल 6 लोग थे। हमने डिसाइड किया कि कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद के पास मरी के करीब एक कैबिन किराए पर लें ताकि थोड़ा आराम मिले। ना कॉलेज, ना टेंशन, ना मोबाइल फ़ोन। ये उन ट्रिपों में से एक होनी थी जहाँ ज़्यादा हंसी मजाक हो, आवाज़ से म्यूज़िक चले और जैसे यादें बन जाएं जिन पर बाद में हंस सकें। हम 4 लड़के थे, मैं, मतीन, काशिफ और तलहा, और 2 लड़कियाँ, जैस्मीन और सहरिश। हम सब पहले साल से अच्छे दोस्त थे। जो कैबिन हमने सेलेक्ट किया था वो काफ़ी सस्ता था उसके साइज़ के हिसाब से। 2 मंजिला, चारों तरफ से बालकनी, 2 बाथरूम, और बताया गया था कि ये एक ख़ास जगह पर है जहाँ पास एक झील भी है। वो एक तन्हा इलाका था, किलोमीटरों तक कोई शहर नहीं था, हर तरफ जंगल ही जंगल। कैबिन के मालिक फ़ोन पर अजीब से लग रहे थे। उनकी आवाज़ में एक अलग सा लहजा था और उन्हें सिर्फ ये कहा था, जंगल में ज़्यादा दूर मत चले जाना, वहाँ कुछ पुरानी चीज़ें हैं, गिरे हुए दरख्त, सांप वगैरह, घूम जाओगे और मुसीबत होगी तुम लोगों को। हम हंस दिए, लगा कि शायद जंगल वाले हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं हमें। मगर जब वहाँ पहुँचे तो मजाक नहीं था ये। रास्ता बहुत लंबा था, जीपीएस 1 घंटा पहले बंद हो गया था। आखिरी कुछ किलोमीटर सिर्फ कच्चे रास्ते और पत्थर थे। एक गाड़ी मुश्किल से गुजरती थी वहाँ से। जैसे जैसे हम कैबिन के करीब पहुँचे दरख्त घने होते गए। जब कैबिन नज़र आया तो सब खामोश हो गए। ये तस्वीरों जैसा बिल्कुल भी नहीं था। ये पुराना और मैला था, शीशे धूल से भरे हुए थे। कुछ झाड़ियाँ तो सिर्फ एक कोने से लटक रही थीं। इसके बाहर एक हल्की सी बू थी, जैसे पुरानी गीली लकड़ी की एक कचरे की हो। हमने मजाक में कहा कि इसमें ही उस जगह का करैक्टर है। सामान अंदर ले गए और शाम 7 बजे प्लानिंग की। बाहर बारबेक्यू किया, ब्लूटूथ स्पीकर से म्यूज़िक चलाया और कार्ड खेलते रहे। रात 11 बजे ठंड बढ़ गई तो अंदर आ गए। तब मुझे महसूस हुआ कि बाहर का जंगल कितना अंधेरे में था। सिर्फ रात का अंधेरा नहीं बल्कि पूरा स्याह। बालकनी की लाइट्स भी सिर्फ कुछ कदमों तक रोशनी देती थीं। हर तरफ सिर्फ घने दरख्त थे। ऐसा लगता था जैसे सब कुछ हमारे आसपास डूब रहा हो। ना कोई कीड़ा, ना हवा, सिर्फ गहरी खामोशी ही थी वहाँ पर। रात 2 बजे हम सब सो गए। मेरा कमरा ग्राउंड फ्लोर पर था, किचन के बिल्कुल साथ। एक छोटी सी विंडो थी जो जंगल की तरफ खुलती थी। रात 4:15 पर मेरी आँख खुल गई, बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी वजह के। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जगा दिया हो। दिल तेज़ धड़क रहा था। तभी आवाज़ आई, दस्तक की 3 बार, टैप टैप टैप। पहले लगा शायद हीटर है, मगर आवाज़ रिपीट होने लगी। ना मेटल जैसी थी, ना किसी मशीन की, जैसे उंगलियों से कोई शीशा बजा रहा हो। जब विंडो की तरफ देखा तो वहाँ एक आदमी खड़ा हुआ था, शीशे से चिपका हुआ। उसका चेहरा बिल्कुल करीब उस शीशे पर। बहुत ज़्यादा सफ़ेद जिल्द, बाल बिखरे हुए, शर्ट नहीं पहनी हुई थी उसने, बस घूर रहा था हमें। उसका मुंह हल्का सा खुला था, जैसे मुंह से सांस ले रहा हो। आंखें बड़ी बड़ी। ना झपक रहा था ना ही वहाँ से हिल रहा था, सिर्फ खड़ा हुआ था वहाँ पर। धीरे धीरे टैप कर रहा था, जैसे मुझे डराना चाहता हो। मैं हिल भी नहीं पाया। आवाज़ तेज़ होती गई उसके टैप की। मैंने चुपके से मतीन को पुकारा जो मेरे कमरे के बाहर काउच पर सो रहा था। फिर ज़ोर से उसका नाम लिया। वो उठ गया। नींद में पूछा क्या हुआ। मैंने सिर्फ शीशे की तरफ इशारा किया। उसने देखा तो फ़ौरन उछल पड़ा। कॉफ़ी टेबल पर गिर गई। शायद उस आवाज़ से वो आदमी भाग गया
क्योंकि जब मतीन ने लाइट जलाई और बाहर भागा तो वहाँ कोई नहीं था। सब उठ गए, लड़कियाँ डर गई थीं। तलहा कहने लगा कि शायद कोई नशई हो। काशिफ ने कहा शायद शिकारी हो, मगर मुझे पता था ये वही आदमी था जो मुझे देख रहा था। वो बल्कि खोया हुआ नहीं था। हमने दरवाज़ा ब्लॉक किया, सोफ़ा विंडो के सामने लगा दिया और हम जागते रहे। रात में फिर कुछ नहीं हुआ। सुबह जब बाहर गए तो कैबिन के चारों तरफ नंगे पाँव के निशान थे, हर शीशे के नीचे, हर एक, हत्ता के ऊपर वाले वॉशरूम के छोटे शीशे तक। हमने फ़ौरन वहाँ से निकलना चाहा, लेकिन हम बेवकूफ़ थे, वापस नहीं गए। दूसरी रात भी वहीं पर शुगल मेला लगाने लगे। म्यूज़िक चला, फायर पिट लगाया, लेकिन सबकी एनर्जी अलग। हर कोई जंगल की तरफ देख रहा था। जैस्मीन भी घबराई हुई थी और काशिफ ने अपना शिकार वाला छुरा कमर से बांध रखा था। जब फाइनली हम अंदर गए, हर विंडो लॉक की, दरवाजे को चेक किया। रात के तकरीबन 3:30 के करीब मतीन दोबारा पानी पीने के लिए किचन में गया। उसने हालवे में खड़े होकर मुझे पुकारा। मैं उठ गया, देखा कि वो किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा था। किचन में कोई था, वही आदमी, मगर इस बार वो अंदर था, नंगा। उसकी पीठ पूरी छिल गई थी, गहरी खराशों से भरी हुई। फ्रिज के सामने खड़ा हुआ था वो हमें देख रहा था जैसे उसे समझ नहीं आ रही हो। धीरे धीरे अपनी जगह पर झूल रहा था। मतीन कुछ बोला नहीं, सिर्फ पीछे हटा। हम सब चुपचाप हालवे के पास इकट्ठे हो गए। मेरे पास छोटी छुरी थी। सैरिश ने फायर पोकर उठाया। काशिफ ने एक टूटी हुई कुर्सी पकड़ी, लाइट जलाई और वो आदमी गायब। पीछे का दरवाज़ा खुला था, लेकिन टूटा हुआ नहीं, बस खुला हुआ था। तो पता लगा कि वो वहाँ से आया गया है। 20 मिनट बाद हम निकल गए वहाँ से। किसी ने बहस नहीं की, सिर्फ वो लीड, चाबियाँ, फ़ोन्स उठाए और जंगल से गुजर गए। तब तक सिग्नल मिला और पुलिस को कॉल की। हाईवे के पास एक होटल में जब डिप्टी से मिले तो उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। सिर्फ पूछा कि कोई ज़ख्मी तो नहीं हुआ। फिर बोला, हाँ, वहाँ जंगल में कुछ लोग छुप के रहते हैं, ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है। हमने समझने की कोशिश की कि ये सिर्फ कोई आवारा आदमी नहीं था। ये आदमी 2 रात तक हमें देख रहा था, वापस आया और किसी तरह अंदर भी घुस गया। डिप्टी सिर्फ सिर हिलाता रहा, जैसे ये पहले भी सुना हो उसने। जब कैबिन के मालिक का जिक्र किया तो उसके चेहरे पर अजीब सी शनाख्त थी, जैसे वो उसको जानता हो। कुछ दिनों बाद वो लिसनिंग रेंटल वेबसाइट से गायब हो गई। ना कोई जवाब मिला, ना कॉल, ना ही डिपॉजिट वापस। लेकिन उस आदमी का चेहरा जो उसने शीशे से मुझे देख के बनाया था, वो आज भी कभी कभी नींद में याद आता है। हम अब उस ट्रिप का ज़्यादा जिक्र नहीं करते, और जितना मुझे याद है हम में से कोई भी दोबारा मरी उस जगह वापस नहीं जाना चाहेगा। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरी खाला पहले गिलगित बलूचिस्तान के एक ठंडे इलाके में रहती थी, जहाँ एक जगह थी जिसका नाम था सरतोलिया। अगर तुमने कभी सुना हो तो तुम समझ जाओगे। वक्त के साथ साथ वहाँ से हिजरत करना शुरू कर दिए लोगों ने बहुत ज़्यादा, और आज सिर्फ टूटी फूटी सड़कें और खाली घर रह गए हैं वहाँ पर। बस चंद ज़िद्दी लोग हैं जो अब भी वहाँ रहते हैं। अब ये जगह इतनी ख़तरनाक बन चुकी है कि हर वक्त ये खौफ होता है कि ज़मीन नीचे से फट जाएगी और घर आग में गिर जाएगा। लेकिन सरतोलिया इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा नहीं है। मेरी खाला और उनका शोहर उस जगह से थोड़ी दूर एक पुराने घर में रहते थे, जो एक बड़े कोयले के खानों के ऊपर बनाया गया था। पहले के ज़माने में इस इलाके में मज़ीद सुरंगें बनाई गई थीं, और किसी को पता नहीं था कि उनमें से कोई सुरंग उनके घर के नीचे से गुज़रती है या नहीं। कभी कभी अचानक ज़मीन धंस जाती थी और लोगों के लॉन या बेसमेंट अंदर को बैठ जाते थे। मेरी खाला का जो घर था उसका एक तारीखी हादसा था। वहाँ पहले एक आदमी रहता था जिसकी बीवी एक भयानक हादसे में मर गई थी। वो तंग बेसमेंट की सीढ़ियों से गिर गई थी, सीधा उसी जगह पर। 2 दिन बाद वो मर गई। 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 2 दिन बाद वो म
जहाँ पे वो पहले लोग कोयला डालते थे और घर गर्म रखने के लिए। कुछ अरसे बाद वो शोहर भी बिल्कुल उसी तरीके से मर गया। फिर भी सीढ़ियों से गिरकर अकेला और टूटा फूटा नीचे पड़ा रहा और उसकी लाश कुछ दिनों बाद मिली। जब मेरी खाला और उनका शोहर वहाँ आए तो उन्हें इस बात का इल्म नहीं था, लेकिन जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि कुछ तो अजीब हो रहा है। शुरुआत में छोटी छोटी अजीब बातें होने लगीं। जब वो लोग बाहर कपड़े सुखा रहे होते थे तो अचानक रेडियो अपने स्टेशन बदल देता था। मेरी खाला हमेशा स्लो म्यूज़िक सुनती थी, लेकिन रेडियो अचानक तेज़ और चिल्लाता हुआ गाना बजा देता था जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता था, जैसे कोई उन्हें तंग कर रहा हो। फिर आवाज़ें आनी शुरू हो गई। रात के वक्त जब सूरज ढल जाता तो घर से खरखराहट और चीख जैसी आवाज़ें आती। सिर्फ पुराने घर की आवाज़ें नहीं, लेकिन दरवाजे भी अचानक ज़ोर से बंद हो जाते जब वहाँ कोई नहीं होता। सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ सुनाई देती, लेकिन जब जाकर देखते तो कोई नहीं होता था। सबसे ज़्यादा खौफ बेसमेंट में था। जब भी वो लोग नीचे जाते किसी का सामान रखने या साफ़ सफाई के लिए, तो वहाँ की हवा भारी सी महसूस होती थी। मेरी खाला कहती थी कि उन्हें लगता है कि कोई उन्हें घूर रहा है। जितनी दफ़ा उन लोगों ने घर में कुछ तब्दीली करने की कोशिश की है, सब कुछ और भी ख़राब होता गया। एक रात जब सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो गया था तो मेरी खाला ने ठान लिया कि कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने अपने शोहर के साथ बैठकर एक अजीब लेकिन उम्मीद भरा प्लान बनाया। उन्होंने तय किया कि वो उस रूह से बात करेंगी जो उनके घर में मर चुकी थी। वो दोनों नीचे उसी मनहूस सीढ़ियों के पास गए और उन्होंने ऊंची आवाज़ में उस आदमी से बात की। उन्होंने उससे अमान की भीख मांगी। मेरी खाला ने कहा कि अगर वो कुछ अरसे के लिए उन्हें अकेला छोड़ दें तो वो घर में कोई और तब्दीली नहीं करेंगी। मेरी खाला कहती हैं कि उस वक्त वो बेसमेंट की हवा का रुख बदल गया था और कुछ महीने सब कुछ ठीक हो गया। लगभग 7 से 8 महीने तक घर में खामोशी थी। ना कोई कदमों की आवाज़, ना कोई दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ और रेडियो भी वैसी ही आवाज़ में बजता रहा जैसे वो चाहती थी। लेकिन ये सब कुछ अरसे के लिए था। सालों बाद जब उन्होंने ये घर बेच दिया और किसी और जगह चले गए तो नए मालिक को कुछ और ही तजुर्बा हुआ। घर एक दिन अचानक ढस गया, बिल्कुल उसी जगह जहां वो आदमी मरा था, बेसमेंट की सीढ़ियों के नीचे। कुछ लोग कहते हैं कि ये पुरानी कोयले की सुरंग की वजह से हुआ, लेकिन मेरी खाला का कहना है कि ये ज़मीन का मसला नहीं था। ये उस आदमी की रूह थी जो शायद आखिर में अपने घर अपने साथ ले गई। अब वो घर नहीं रहा। लेकिन जब भी मैं इस बात को सोचता हूँ तो मेरे जहन में एक सवाल उठता है, क्या ये वाकई कोयले की सुरंगों का बोझ था जो ज़मीन को तोड़ गया, या फिर उस रूह का गुस्सा जो अपने घर में किसी तब्दीली को बर्दाश्त नहीं कर सकी? तुम क्या सोचते हो? वैसे भी जहाँ मैं काम करता हूँ वो भी एक पुरानी 3 मंजिला इमारत है। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या तब हुआ जब हम पाकिस्तान के शहर एबटाबाद के करीब गहरे जंगलों में रहते थे। आसपास का इलाका बहुत पुरसकून और देहाती था, लेकिन अचानक से वो सुकून टूट गया। बड़े बड़े मिट्टी उठाने वाले ट्रक्स हर वक्त दिन रात जंगल में आते जाते नजर आने लगे। वो हमारे घर के पीछे किसी जगह से मिट्टी निकाल रहे थे। ये सब देखकर हमारा शक बढ़ता गया और हमने चलकर जांच करना शुरू किया कि असल में हो क्या रहा है वहाँ पर। कुछ दिन के बाद हमें असल जगह मिल गई। उन्होंने एक बहुत बड़ी सी सुरंग खोदी हुई थी जो किसी घर के मुंह जैसी लग रही थी। ये ना तो किसी तामीराती जगह की तरह लगती थी और ना ही वहाँ कोई बोर्ड या साइन लगा हुआ था, ना ही कोई काम करने वाली टीम नज़र आ रही थी। सिर्फ ट्रक्स थे और ज़मीन में एक अजीब सी बड़ी दरार थी। हमने कभी किसी को काम करते हुए वहाँ देखा नहीं था, बस ट्रक को आते जाते देखते थे। इसी वजह से वो जगह के दरख्त भी काफ़ी काटे गए थे। तभी अजीब व गरीब चीज़ें होना शुरू हो गई।
सबसे पहले तो ज़मीन पर अजीब सैंपल्स और निशान बनने लगे। हमारे घर के करीब मिट्टी में ऐसे नक्श पाए गए जो सिर्फ नज़र ही नहीं बल्कि सोच समझ कर बनाए गए लगते थे। जियोमेट्रिकल शेप्स, चक्कर, सीधी लकीरें जो एक दूसरे में मिल रही थी। ऐसा नक्श जो हमने कभी पहले देखा ही नहीं था और हमने कभी किसी को देखा भी नहीं कि ये जो बनाता हो। फिर हमारे बच्चे बाहर खेलने से इनकार करने लगे। वो हमें कहते हैं कि जंगल में कोई काली चीज़ें हैं और उनकी आंखें लाल हैं जो कि चमकती हैं। पहले तो हमें लगा कि शायद अंधेरे का डर है या बस कहानियाँ बना रहे हैं ये, लेकिन उनका डर असली था। वो शाम ढलते ही सहन के किनारे तक भी नहीं जाते थे। हमारे कुत्ते जो कि फुल एनर्जेटिक और पुरजोश रहते थे, वो भी अजीब बर्ताव करने लगे थे। वो बाहर जाने से घबराने लगे, कभी कभी किसी चीज़ को घूरते रहते या खिड़की से जंगल की तरफ देखकर घुर्राहट या भौंकना शुरू कर देते। उनका ये रवैया नया था, जो भी था उनको बिल्कुल बेचैन कर दिया था उसने। रात के वक्त हमने भी अजीब आवाज़ें सुनना शुरू कर दी। घर के नीचे से कुछ गिरने की, घसीटने की या भारी चीज़ हिलने की आवाज़ आने लगी। एक रात हमने सोचा कि चेक करते हैं ये सब क्या है। टॉर्च ली और घर के नीचे घुसे और वहाँ मैंने जो देखा वो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती मैं। उस चीज़ को सिर्फ एक दरख्त जैसे इंसान कह सकते हो तुम। लंबे लंबे हाथ पाँव, जिल्द जो कि दरख्त की तरह की लग रही थी, लेकिन कुछ तो अजीब था उसकी हरकत में। ना तो वो साया था और ना ही किसी जानवर का साया। फिर उसने पत्थर फेंकने शुरू किए और मैं भाग कर बाहर निकल आई। सबसे अजीब बात कुछ दिन बाद हुई। मैं घर में अकेली थी तो ज़रा थोड़ी देर के लिए बाहर गई जंगल के करीब। जब मुझे अपने शोहर की आवाज़ सुनाई दी, इधर आओ, बिल्कुल पुरसकून लहजे में। मुझे शक नहीं हुआ, मैं उसकी आवाज़ पहचानती थी। मैं अंधेरे में उस तरफ चल दी, मगर जैसे ही मैं जंगल के अंधेरे हिस्से में कदम रखने लगी, मुझे पीछे से ज़ोर से किसी ने पुकारा। मेरे शोहर छत से चीख रहा था, कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो वाकई वहाँ था। ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि वो सड़क पार करके वापस आया और मुझे छोड़कर वापस जल्दी से घर में चला गया, और वो भी छत पर। तो मुझे समझ आया कि जंगल से जो मुझे बुला रहा था वो मेरा शोहर नहीं था। मैंने वापस पीछे मुड़कर नहीं देखा, सिर्फ भाग गई और सीधा घर में आ गई। अगले कुछ हफ्तों में मज़ीद अजीब वाक़यात होते रहे। बल्ब जो कि बग़ैर वजह के ऑन ऑफ होते गए, चीज़ें अपनी जगह से हिल जाती थीं और रात को आवाज़ें सुनाई देती थीं, मगर कुछ भी बराबर नहीं होता था। सिर्फ एक मुसलसल बेचैनी होती थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो, कोई हमें तंग करना चाह रहा हो। फिर लगभग 3 महीने बाद ट्रक वापस आए, मगर इस दफ़ा वो कुछ लेकर नहीं जा रहे थे, बल्कि उस घर को मिट्टी से भर रहे थे। उन्होंने ढेरों मिट्टी उस सुरंग में डाली और चले गए, बस यूं ही गायब हो गए। और आज तक मुझे नहीं पता कि वो घर क्या था और उन्होंने क्या उससे खोजा था। जो भी था ये, उसने हमारे घर के हर फर्द को अपने असर में ले लिया था। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। लगभग 4 साल पहले मैंने अपनी खाला के खेतों पर साउथ वेस्ट पंजाब के इलाका डेरा खाजी खां के पास उनके पुराने घर में रिहाइश इख्तियार की। शुरू में मुझे वो जगह बहुत पसंद आई, लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे वहाँ तन्हा रहते हुए अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। रात के वक्त मुझे लगता जैसे कोई मुझे इधर उधर से देख रहा है या मेरा पीछा कर रहा है। मुझे अपने छोटे से कुत्ते को अंधेरे में बाहर ले जाने से भी हमेशा खौफ ही आता था। वहाँ पर गिरदो नवा में अक्सर गीदड़ घूमते रहते थे वहाँ, और हमारे फार्म का कुत्ता उन्हें दूर रखता था, लेकिन कभी कभी वो इतने करीब आ जाते थे कि मुझे खौफ महसूस होने लगता था। एक बार बारिश हो रही थी और मेरे पपी वॉशरूम के लिए बाहर जाना चाहता था। करीबी चरागाह में गायें अजीब सी आवाज़ों में चीख रही थी और मुझे एक अजीब सी सीटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि शायद कोई उल्लू होगा
जैसे ही मेरा पपी मुझे तंग कर रहा था, पीछे से मुझे एक गहरी और खुरदरी आवाज़ सुनाई दी जो बोली जा। मैं एकदम जम गया। फिर से आवाज़ आई जा, जैसे किसी पुराना रेडियो से निकल रही हो। मैं फ़ौरन घूमा लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने जल्दी से अपने पपी को उठाया और घर के अंदर भाग गया। फिर से उसी आवाज़ ने कहा जा। उस रात मैंने तमाम दरवाज़े बंद कर लिए, लाइटें और टीवी चला के रखा ताकि कोई भी बाहर अगर आए भी तो अंदर देखे कि अंदर सब जाग रहे हैं, अंदर हैं लोग, तो वो चला जाए, जो मामूली तौर पर सब करते हैं। अगली सुबह मेरे मामू ने देखा कि 2 बछड़े चरागाह में मुर्दा मिले। हालांकि कोई और नुकसान नहीं हुआ। कुछ महीने बाद मैंने वो जगह छोड़ दी और पंजाब से बाहर चला गया, ये सोच कर कि मैं उन खौफनाक लम्हों को पीछे छोड़ रहा हूँ। लेकिन जब मैंने खैबर पख्तूनख्वा में एक नई जगह पर रिहाइश इख्तियार की तो अजीबोगरीब चीज़ें फिर से शुरू हो गईं। 1 महीने पहले सर्दी की आखिरी दिनों में जब मैंने अपने कुत्ते को पीछे आंगन में ले जाने की कोशिश की, जो एक हाईवे और फुटपाथ के करीब था, तो अंधेरा छाया हुआ था। मेरा कुत्ता, जो कि हमेशा बाहर जाने का शौकीन था, अचानक दरवाजे के करीब जाने से इनकार करने लगा। मैंने उसे मनाया लेकिन वो अजीब हरकतें कर रहा था। चुपचाप पैर घसीट के चल रहा था और गैरेज की तरफ देख रहा था। अचानक वो भागता हुआ घर की तरफ आया और मुझे भी खींच के अंदर ले आया। मैंने गैरेज की तरफ देखा लेकिन वहाँ कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन एक बार फिर से वही अजीब सी बेचैनी महसूस हुई और फिर से वही छोटी सी सीटी सुनाई दी जो मैंने डेरा गाजी खां में सुनी थी। हम फ़ौरन दरवाज़ा बंद करके अंदर चले गए। अगली सुबह मेरे दोस्त ने बताया कि हमारे किराएदार ने अपने दरवाजे के बाहर गोश्त का एक टुकड़ा पड़ा हुआ पाया। हालांकि इस इलाके में कुत्तों को जहर देने की कुछ ताज़ा खबरें भी सुनने में आई थीं। इस वजह से हम और भी एहतियात करने लगे। हम दोनों ने कई मर्तबा नींद से परेशान और थके हुए उठना महसूस करना शुरू कर दिया। जो कुछ हो रहा था, ख़ासकर जिस तरह से ये सब मेरे कुत्ते पे असर कर रहा था, मुझे लगता था कि कोई चीज़ मेरा पीछा कर रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि असल में ये हमारे साथ हो क्या रहा है। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।